जनसंख्या संसाधन संबंध में आज हम अंडर पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जनाभाव। जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में कम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाकर ही वहाँ का आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। J.E. क्लार्क महोदय ने जनाभाव के बारे में क्या कहा है? जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, अथवा जहाँ संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही वृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। जनाभाव की स्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्ण जनाभाव और दूसरा है सापेक्ष जनाभाव। पूर्ण जनाभाव मतलब जहाँ संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, ये स्थिति पूर्ण जनाभाव कहलाती है। फिर आता है सापेक्ष जनाभाव। महामारी या कृत्रिम कारणों से या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। अधिकांशतः जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाज में पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों के कुछ सीमित भागों में ही जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में कम जनसंख्या की स्थिति अधिकतर उन भागों में पाई जाती है जहां प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर निम्न होता है, जबकि वहां विस्तृत भूमि एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित एवं अकुशल पाई जाती है, जिसके कारण वे लोग वहां पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं कर पाते हैं। जनाभाव की स्थिति को आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं जनसंख्या स्थानांतरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा कि जनाधिक्य और ये है जनाभाव, दोनों ही स्थिति किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के लिए उत्तम नहीं मानी जाती हैं। दोनों से ही उस क्षेत्र का आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं होता है। अब आती है स्थिति आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या। आदर्श एवं अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं आदर्श जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले सिज्विक ने अर्थशास्त्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया था।
यद्यपि उसने अनुकूलन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बाद में कैनन ने इसे उचित शब्दों में प्रस्तुत किया था। डाल्टन, रॉबिन्स तथा कार्ल सॉन्डर्स ने इसकी व्याख्या की थी। जनसंख्या में वृद्धि के दुष्परिणाम और इसे रोकने के उपायों पर 18वीं शताब्दी में माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था। उसका मत ये था कि यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका न जाए तो जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती रहती है, जबकि जीविका के साधन अर्थमेटिक अनुपात से बढ़ते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम दरिद्रता, अकाल, बीमारी और युद्ध आदि होते हैं। माल्थस के सिद्धांत में संशोधन करके अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वैसे देखा जाए तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही कम पाई जाती है अनुकूलतम जनसंख्या की। किसे कहते हैं? डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में बताया। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। रॉबिन्स के अनुसार वह जनसंख्या जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या है। जनसंख्या में वृद्धि सदैव ही हानिकारक होती है ऐसा नहीं है, या जनसंख्या में कमी सदैव ही लाभदायक होता है। यदि किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते हैं, तब वह प्रदेश जनसंख्या में, या कह सकते हैं अंडर पॉपुलेटेड माना जाएगा। उस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होने से मनुष्य को लाभ होगा, और जब उसकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन की अवस्था को पार करने के बाद बढ़ेगी तो उसमें वृद्धि अहितकर होगी, क्योंकि उस दशा में उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। उस समय वह प्रदेश ओवर पॉपुलेटेड माना जाएगा। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या को व्यक्त करने का एक फार्मूला बनाया था, जो कि आपको इसमें भी आप देख पा रहे हो। m बराबर A-O/O, यानी m मेल एडजस्टमेंट असंतुलन, A इसमें एक्चुअल पॉपुलेशन यानी वास्तविक जनसंख्या, O इसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या को दर्शा रहा है। अब इसमें क्या होगा? यदि असंतुलन शून्य है तो उस प्रदेश की जनसंख्या अनुकूलतम है। यदि वह शून्य से अधिक अर्थात धनात्मक है तो उस प्रदेश में जनाधिक्य है, और यदि शून्य से कम है अर्थात ऋणात्मक है तो अंडर पॉपुलेशन है। जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं रहता है। ये बिंदु संसाधन उपयोग की विधि, आर्थिक दशा और तकनीकी अवस्था पर निर्भर करता है। इसमें परिवर्तन होने से अनुकूलतम बिंदु का स्थान बदल जाता है। यदि किसी ओवर पॉपुलेशन के प्रदेश में कृषि के उत्पादन की विधि में सुधार किए जाते हैं या नए संसाधनों को उपयोग में लाया जाता है अथवा टेक्नोलॉजी में कोई प्रगति हो जाती है, तो उस प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी अधिक आर्थिक विकास हो सकता है। अर्थात उत्पादन की नई विधियों और नए संसाधनों के प्रयोग से बढ़ती हुई जनसंख्या भी अधिक आर्थिक उन्नति कर सकती है। जैसे साइबेरिया के कोयला लोहा क्षेत्रों में तथा वनों में श्रमिकों की संख्या बढ़ने से और जनसंख्या में वृद्धि होने से वहाँ के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में बिहार और मध्य प्रदेश के कोयला लोहा क्षेत्रों में के नगर जो हैं, जैसे बोकारो, भिलाई,
सीनरी आदि में बसने के बाद इन खनिज क्षेत्रों में आर्थिक उत्पादन बढ़ गया है, परंतु वहाँ भी जनसंख्या में अधिक वृद्धि होते होते अनुकूलतम की सीमा पार करने के बाद उत्पादन में ह्रास होने लगेगा। अतः अनुकूलतम जनसंख्या उन्हीं प्रदेशों में हो सकती है जिनमें जनसंख्या और संसाधनों का पारस्परिक समायोजन रहता है। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इसमें सबसे जो सही दशा है वो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब है ऑप्टिमम पॉपुलेशन या अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के कुछ मापदंड की किस हिसाब से उनको अपन अनुकूलतम जनसंख्या में बता सकते हैं। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है पूर्ण रोजगार, तीसरा है उच्चतम जीवन स्तर और फिर है संसाधनों का पूर्ण उपयोग और जननांकीय संरचना और प्रदूषण रहित विकास। ये कुछ मापदंड हैं जिससे कि किसी क्षेत्र विशेष में निवासित जनसंख्या अनुकूलतम है या नहीं, इसका आकलन हम ये बताए गए जो मापदंड हैं इनके आधार पर कर सकते हैं। और ये जो स्थिति होती है किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है।